जय हिंद। पिछले कक्षा में हम लोग देखे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उसके स्थापना का क्रम हम लोग देखे थे। आज हम लोग जो मुख्य रूप से देखने जा रहे हैं वो भारत में जो पलासी और बक्सर जैसे युद्ध हुए और इस युद्ध के पृष्ठभूमि क्या थे और इसका क्या परिणाम हुआ, इन सभी तथ्यों पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड करके हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत में पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद किस प्रकार अंग्रेज भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ करते हैं और किस तरह से अपने आप को स्थापित करते हैं और अन्य विदेशी कंपनियां भारत से चली जाती है या सिमट कर सिकुड़ कर रह जाती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग का मुख्य टॉपिक है अंग्रेजों द्वारा बंगाल विजय पर किस तरह से बंगाल को अपने नियंत्रण और अधिकार क्षेत्र में लाते हैं और किस तरह से अन्य कंपनियों का जो प्रभाव था उसको दूर करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पलासी और बक्सर जैसे युद्ध की पृष्ठभूमि की रचना कैसे होती है और किस प्रकार से इस युद्ध में अपने आप को अंग्रेज विजित होते हैं और भारतीय क्षेत्रों पर किस तरह से नियंत्रण करते हैं। इन्हीं सब तथ्यों के बारे में हम लोग जानेंगे। काफ़ी ये रोचक टॉपिक है और ये भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध है। यह युद्ध यह निर्णय कर दिया था कि अब भारत में सत्ता जो होगी अंग्रेजों की ही चलेगी, सिक्के अंग्रेजों की ही चलेंगे और इस प्रकार से अंग्रेज ही क्या करेंगे, भारत के हर क्षेत्र में अपने प्रभाव को प्रभावित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग कि बंगाल विजय वास्तव में बंगाल जो था भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, पूर्व दिशा में है और वह उस समय या अभी भी काफ़ी समृद्ध था। बंगाल जो था काफ़ी समृद्ध था और उस समय बांग्लादेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये सब क्षेत्र जो थे वो एक ही साथ थे, तो उसको हम लोग बंगाल कहते थे। और बंगाल का विजय इन लोगों ने कैसे किया और बंगाल पर अपने प्रभुत्व को कायम कैसे किए, अपने पैर कैसे जमाए, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बंगाल विजय में यह जो पूर्ण 1707 ईस्वी हम लोग देखे हैं कि मध्यकालीन इतिहास में मुगल वंश के जितने भी शासक हुए, जैसे बाबर हैं, हुमायूं हैं, अकबर हैं या जहांगीर हैं, शाहजहां हैं, औरंगजेब हैं, ये काफ़ी शक्तिशाली शासक हुए थे। और अंग्रेज़ों का आगमन जो भारत में होता है वो जहांगीर के शासनकाल में ही हो जाता है। जहांगीर 1608 ईस्वी में जब जहांगीर बादशाह होते हैं उसी समय क्या होता है कि सर थॉमस रो यहाँ आते हैं और अनुशंसा पत्र के द्वारा फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए उन्होंने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करना प्रारंभ करते हैं। फिर आगे चल के मछलीपट्टनम में भी वो फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो वो प्रारंभिक दौर था। उस दौर में भी मुगल बादशाह काफ़ी शक्तिशाली थे, प्रभावी थे और भारत के सभी क्षेत्रों पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। लेकिन धीरे धीरे आगे चल के जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब तो काफ़ी मुगल वंश के शक्तिशाली शासक थे और औरंगजेब के समय तक किसी भी अन्य जो विदेशी लोग थे अपने फैक्ट्री या व्यापार वाणिज्य को स्थापित किए हुए थे उस पर पूर्ण नियंत्रण था औरंगजेब का, मुगलों का पूर्ण नियंत्रण था। लेकिन 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद क्या होते हैं, उनके पुत्र बहादुर शाह जफर 80 वर्ष की अवस्था में शासक बनते हैं, जो काफ़ी उतना कमज़ोर रहते हैं। अब जो इतनी बड़े साम्राज्य था मुगल साम्राज्य जिसका नियंत्रण करना उनके लिए थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि औरंगजेब के जीवन के अंतिम काल में उन्होंने क्या किया था
दक्षिण अभियान के दौरान क्या किया था, उनका शिवाजी से संघर्ष हुआ था और इस शिवाजी के संघर्ष से वो काफ़ी प्रभावित हुए थे और इस कारण से राज्य में क्या हुई थी, अस्थिरता आ गई थी, अराजकता आ गई थी कहीं ना कहीं औरंगजेब के अंतिम चरण में। तो वो जो अराजकता थी, अस्थिरता थी, इसको संभालने के लिए एक कुशल योग्य बादशाह की आवश्यकता थी, शासक की आवश्यकता थी। लेकिन बहादुर शाह जफर उतने योग्य नहीं होते हैं और योग्य भी थे, हालांकि उनको अगर कुछ समय मिलता तो निश्चित रूप से मुगल वंश को वो अस्थायित्व प्रदान कर सकते थे। लेकिन कम समय होने के कारण क्या हुआ कि मुगल वंश को अस्थायित्व प्रदान नहीं कर सके। इस कारण से क्या हुआ, यहाँ 1707 ईस्वी में क्या हुआ कि औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगल वंश के कमजोर शासकों का आने का क्रम जारी हो गया। मुगल वंश के कमजोर शासकों का आने का क्रम जारी हो गया। अब बहादुर शाह जफर होते हैं, आलमगीर होते हैं, फारूक सियर होते हैं, ये काफ़ी प्रभावित नहीं थे, शक्तिशाली नहीं थे। इस कारण से क्या हुआ कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मृत्यु के बाद बंगाल पर जो उनका नियंत्रण था, मुख्य रूप से जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उस पर जो उनका नियंत्रण था वो मुगलों का कमज़ोर होता चला गया। क्या हुआ कि मुगलों का कमज़ोर हुआ, इसी कारण से क्या हुए कि अंग्रेज वहाँ हावी होते चले गए। क्योंकि अंग्रेज जब भी आए थे या जो भी विदेशी आए थे तो समुद्री मार्ग से केप ऑफ गुड होप से होते हुए आए थे। जब केप ऑफ गुड होप से होते हुए आए तो उनका जितना भी स्थल था, जैसे सूरत था समुद्र के किनारे ही है, या मद्रास में था, या फिर कोलकाता में था, तो ये सब के सब उनका जो मुख्य रूप से फैक्ट्रियां होती थी, कंपनियां होती थी, वो क्या होती थी, सब भारत के पूर्वोत्तर भाग में जो कंपनियां थी जो बंगाल में कार्य कर रही थी, वो क्या हुआ कि वहाँ पर मुगलों का नियंत्रण कमज़ोर पड़ गया और कमज़ोर पड़ने के कारण ही क्या हुआ कि वहाँ अस्थिरता उत्पन्न हो गई और इसी अस्थिरता का फायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने अपना वहाँ प्रभाव स्थापित कर लिया। अब देखते हैं, अब कहानी शुरू होती है कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने बंगाल को अपने नियंत्रण में लिया और वहाँ अपने आप को स्थापित किया। तो सबसे पहले पहला कारण था कि मुगलों का क्या हुआ कि सत्ता कमज़ोर, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक आए वो क्या है कि योग्य नहीं थे, कुशल योग्य शासक नहीं बने, इस कारण से उनके हाथ से निकलता रहा बंगाल। अब दूसरा देखते हैं कि बंगाल की समृद्धि। कहा जाता है कि अंग्रेजों का नज़र जो था गिद्ध के समान था और बंगाल जो उस समय बंगाल का जो क्षेत्र था काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था, काफ़ी समृद्ध था, वहाँ से कृषि उन्नत किस्म का था और साथ में वहाँ से कच्चे माल रॉ मटेरियल का जो उत्पादन था काफ़ी मात्रा में होता था। इस कारण से क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का नज़र बंगाल पर था और कि बंगाल को किसी न किसी तरह से हम अपने नियंत्रण में कर लें। इसी क्रम में उन्होंने क्या किया कि बंगाल क्षेत्रीय शक्ति का उदय हो गया। क्या हुआ, वहाँ जो है क्षेत्रीय शक्ति का उदय कहने का मतलब अभिप्राय हुआ जैसे ही मुगलों के नियंत्रण से बंगाल का क्षेत्र हाथ से निकलता रहा तो वहाँ छोटे छोटे जो क्षेत्रीय शक्ति थे उनका उदय हुआ। अब उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो शक्ति उदय होती है और किस तरह से प्रभावित करती है। अब हम लोग मुख्य रूप से देख लेते हैं बंगाल की समृद्धि। बंगाल का समृद्ध होने का मुख्य कारण था, एक तो हुगली नदी थी और दूसरा क्या था कि गंगा का जो डेल्टाई क्षेत्र है, हम लोग आज भी पढ़ते हैं कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है और वहाँ की मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ है, प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से, उत्पादन के दृष्टिकोण से वो काफ़ी समृद्ध थे। इसी कारण से अंग्रेज़ों का नज़र वहाँ था। तीसरा, अब देखें बंगाल पर अंग्रेज़ों का प्रभाव, अब किस तरह से अंग्रेज वहाँ अपने आप को स्थापित करते हैं।
तो शुरुआती दौर में क्या था कि वो अपना वाणिज्य व्यापार के माध्यम से वहाँ क्या जो कल्चर था उस कल्चर में अपने आप को ढाला, वहाँ के क्षेत्रीय शासकों के बारे में जाना। हालांकि यहाँ तक कहा जाता है कि जब मुगल वंश का औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ तो उस समय मुगल शक्तिशाली मुगल बादशाह थे, इसलिए अंग्रेज वहाँ कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ व्यापार वाणिज्य को ही प्राथमिकता देते थे। और समय समय पर क्या होता था, राजा से अनुशंसा पत्र जो होता था उस पर हस्ताक्षर करवाते थे। लेकिन बाद में जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो 50 वर्षों तक इनको डर लगा रहा, उनको मुगलों का जो प्रभाव था, क्योंकि औरंगजेब एक बार अंग्रेज को खदेड़ दिए हुए था, हुगली नदी से खदेड़ दिए हुए था, इस डर से वो फिर कोई दूसरा कदम नहीं उठाए। यहाँ तक कहा जाता है कि जब अंग्रेज अधिकारी थे वो औरंगजेब को हरियाणा के रूप में कुछ पैसे भी दिए थे। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब अंग्रेज कमज़ोर थे उस समय वो बहुत ज़्यादा हलचल नहीं किए, लेकिन क्या था, व्यवसाय वाणिज्य व्यापार पर उनका ध्यान था। अब आगे चल के 50 वर्ष बाद जब 1739 नादिर शाह का या विदेशी आक्रमण जब होने लगता है, उस समय जब मुगल बादशाह थे वो पराजित हो जाते हैं, तो क्या होता है कि तब अंग्रेजों को यह पता चलता है कि जो मुगल बादशाह दिल्ली में बैठे हुए हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, यहाँ उन पर क्या किया जा सकता है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी किया जा सकता है। अब इसी के लिए क्या हुआ कि उन्होंने बंगाल पर अपने आप को स्थापित किया और वहाँ क्या था कि वहाँ क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों के लिए क्या है कि 1717 में फारुखसियर का फरमान जो था, क्या था, अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या था, यह मैग्ना कार्टा था, क्योंकि मुक्त स्वतंत्र व्यापार करने का उन्हें अनुमति मिल गया था। मात्र 3000 रुपये टैक्स देकर वो बंगाल के क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ा फारुखसियर का फरमान था और कहा जाता है कि फारुखसियर क्षय रोग से ग्रसित थे, यक्ष्मा ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित थे। इस कारण से क्या हुआ कि भारत में उस समय चिकित्सा व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर थी और जो अंग्रेजी अधिकारी थे वहाँ एक चिकित्सक थे जिन्होंने क्या किया कि फारुखसियर का ट्रीटमेंट इलाज किया और फारुखसियर ठीक हो जाते हैं। और ठीक हो जाने के बाद उसी खुशी में फारुखसियर ने क्या किया था कि ये फरमान जारी किया था, 1717 का फरमान, जो अंग्रेज़ों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या है, मैग्ना कार्टा कहा गया है। उसमें बहुत सारी स्वतंत्रता दे दी गई थी। मात्र 3000 रुपये टैक्स पर क्या किया था, बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने का आदेश था। उसके बाद गुजरात के क्षेत्र में, सूरत और गुजरात के क्षेत्र में क्या था, 10,000 रुपये पर वहाँ स्वतंत्र व्यापार कर सकते थे। इस तरह से जो अंग्रेज़ों को जो अधिकार मिला, इस सब से क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के पैर जमने लगे, अस्थायित्व होने लगे। और आगे चल के अब हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से 1717 से 1727। अब यहाँ किस तरह से, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल पर नियंत्रण ढीला पड़ गया था मुगलों का, तो वहाँ क्या हुआ कि 1717 में एक स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खां, ऐसा कहा जाता है कि ये मुगल वंश के ही अधिकारी थे। पहले वो दीवान के कार्य करते थे। पहले क्या करते थे, दीवान के कार्य करते थे, दीवान के पद पर थे। टैक्स वगैरह जो असूली होता है वो असूल कर क्या होता था, मुगल बादशाह को पहुंचाते थे। आगे चल के वो स्वतंत्र उस सूबे का सूबेदार बन गए। वहाँ क्या हो गया कि स्वतंत्र सूबेदार बन गए। आगे चल के क्या हुआ कि पूरे बंगाल का नियंत्रण वो अपने अंदर कर लेते हैं। मुर्शीद कुली खां क्या करते हैं, पूरा नियंत्रण कर लेते हैं और एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपने आप को
स्थापित कर देते हैं। अब देखना यह है कि अब मुगलों के नियंत्रण से बंगाल जाता रहा और उस पर नियंत्रण किनका हो जाता है 1717 में से लेकर 1727 तक मुर्शीद कुली खां उस पर वहाँ पे शासन करते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। अब यहाँ क्या होता है 1727 ईस्वी में क्या होती है मुर्शीद कुली खां का मृत्यु हो जाता है। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद जो इनके शासक है जो उनके बाद सूबेदार बने वो मुख्य रूप से उतने शक्तिशाली नहीं थे, कमजोर थे और मुगलों के डर के कारण अंग्रेज वहाँ हस्तक्षेप नहीं किए। इस कारण से वहाँ क्या है शांति प्रिय शासन चलती रहती है। 27 से लेकर 39 तक सुजाउद्दीन शासक होते हैं, वो बंगाल के कार्यभार को देखते हैं, शासन करते रहते हैं। और 1739 से 1740 तक सरफराज शासक होते हैं कम समय के लिए। तो सरफराज जो शासक होते हैं 1739 से 40 तक, उसी समय क्या होता है कि ये मुर्शीद कुली खां का एक दामाद थे और दामाद का एक मित्र था। दामाद के मित्र वो क्या थे 1740 में बंगाल के क्षेत्रों पर जाता है जिसका नाम है अलवर्दी खां। अलवर्दी खां वहाँ जाते हैं और क्या करते हैं कि सरफराज का हत्या कर देते हैं। और सरफराज की हत्या कर देने के बाद क्या होता है कि बंगाल के सत्ता का बागडोर पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी हैं, योग्य भी हैं, कुशल भी हैं। इस कारण से बंगाल का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हैं अलवर्दी खां। और अलवर्दी खां अच्छे से शासन करते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि अलवर्दी खां जब सरफराज की हत्या करते हैं तो राज्य में कुछ अराजकता हो जाती है। इस अराजकता को दूर करने के लिए उन्होंने मुगलों को क्या किया था 2 लाख रुपए का कर भेजा था। तो 2 लाख का कर भेजने से क्या हुआ मुगलों का जो है ऐसे ही बंगाल निकल गया था। तो मुगलों ने देखा कि यह घोषित कर दिया कि अब अलवर्दी खां ही वहाँ के शासक होंगे। इस तरह से अपने आप को स्थापित किया। हालांकि बाद में वो कभी मुगलों को टैक्स नहीं दिए हैं। फर्स्ट बार में अस्थिरता था, इसी को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 लाख का टैक्स भेज दिया था। अब देखते हैं मुख्य रूप से अब यहाँ से शुरू होती है घटना। 1756 ईस्वी में नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला, जो अलवर्दी खां के उत्तराधिकार तो नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि अलवर्दी खां की सबसे छोटे पुत्री के ये पुत्र थे। तो वहाँ जब ये नवाब बनते हैं तो वहाँ एक ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, अस्थिरता आती है, विरोधाभास होता है। जब वो 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला उस समय, और जो अस्थिरता आती है और जो विरोधाभास होता है मुख्य रूप से उनकी मौसी जो है घसीटी बेगम और एक अन्य मौसी है, वो भी सब के सब क्या करते हैं कि इसका विरोध करने लगते हैं। और इसी विरोध के कारण क्या होता है कि आंतरिक कलह उत्पन्न होता है, जो आगे चल के आंतरिक कलह का फायदा उठाकर अंग्रेज क्या करेंगे कि इनसे युद्ध होगा। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या होता है उस समय 17 माने इसी टाइम ऑफ पीरियड में अंग्रेज जो थे सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था अंग्रेज और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। जो सप्तवर्षीय युद्ध था उसमें क्या था कि भारतीय क्षेत्रों में और इसके अलावा अन्य क्षेत्र में जैसे अमेरिका में या कुछ और क्षेत्र थे वहाँ भी युद्ध चल रहे थे इन कंपनियों के बीच में। इसी को हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जो ये सप्तवर्षीय युद्ध चल रहे थे,
इस युद्ध के कारण क्या हो रहे थे कि अंग्रेज और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों क्या कर रहे थे, अपने आप को स्थापित करने के लिए जहाँ जहाँ उनका नियंत्रण था, जहाँ जहाँ व्यापार वाणिज्य था, वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, किलाबंदी करना शुरू कर दिए, फोर्ट सब बनाना शुरू किए। किलाबंदी मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या किए कि किलाबंदी शुरू किए। और इसी किलाबंदी के विरोध में जब ये सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में जब बंगाल के नवाब बनते हैं तो क्या हुआ कि एक तो यहाँ आंतरिक क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आंतरिक क्लेश की स्थिति बनी रहती है, नए नए शासक बने रहते हैं, नए नए नवाब बने रहते हैं। और इस आंतरिक कलह के कारण क्या होता था, क्या हुआ कि अस्थायित्व नहीं मिला था, जो शासक बने थे उनको अस्थायित्व नहीं मिला था और दरबारियों का पूर्ण सपोर्ट नहीं था। इसी कारण से थोड़ा सा सिराजुद्दौला अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। अब आगे देखेंगे परिस्थितियां क्या बनेगी जैसे ही सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं बंगाल के, उस समय परिस्थितियां क्या बनेगी कि सप्तवर्षीय युद्ध के कारण क्या हुए थे, सप्तवर्षीय युद्ध में कौन, अंग्रेज और फ्रांस लड़ रहे थे, उससे भारतीयों को कोई मतलब नहीं था, भारत में कोई वो ऐसा दिक्कत नहीं था। लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध जो हो रहा था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में हो रहा था, इस कारण से भारत में भी वो थे, दोनों के दोनों कंपनियां भारत में भी थी। इस कारण से उसका प्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा था कि प्रभाव पड़ रहा था यहाँ भी। तो ये अंग्रेज जो क्या किए कि किलाबंदी शुरू कर दिए। अंग्रेज और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों जहाँ जहाँ उनके व्यापारी के केंद्र थे, फैक्ट्रियाँ थे, वहाँ पर क्या किए कि वो किलाबंदी शुरू कर देते हैं। यहीं से शुरू होता है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जो विरोध होता है, जिसका परिणाम होता है प्लासी जैसा युद्ध, यहीं से शुरू होता है। तो अंग्रेज क्या किए कि अंग्रेज और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब किलाबंदी करना शुरू करते हैं तो इस किलाबंदी के विरोध में सिराजुद्दौला जो अपने आप को स्थापित नहीं कर सके थे, नए नए नवाब बने थे, और अंग्रेजों को का क्या किया, उन्होंने हुगली पर जो बंगाल में जो फोर्ट बनाए थे उसी का किलाबंदी कर रहे थे। उसी किलाबंदी के विरोध में सिराजुद्दौला ने कहा कि आप की कंपनियां जो है व्यापार वाणिज्य के लिए आए हैं, आप व्यापार वाणिज्य करते हैं, आप फिर ये किलाबंदी क्यों कर रहे हैं। इसी का विरोध किया सिराजुद्दौला ने। और जब इसके बाद भी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तो रुक गई, जो किलाबंदी कर रहे थे, घेर रहे थे, वो घेरना बंद कर दिए, तो फ्रांसीसियों से इनका युद्ध नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो काफ़ी हावी था बंगाल के क्षेत्र पर, उनका थोड़ा सा ज़्यादा नियंत्रण हो चुका था, और उन्होंने देखा कि अभी ये तो नया नया शासक बना है, ये कुछ कर पाएंगे नहीं। तो इस कारण से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया कि जो किलाबंदी कर रहे थे उसको वह रोका नहीं। राजा के रोकने, सिराजुद्दौला के मना करने के बाद भी वो किला का निर्माण करते ही रहे। और इससे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को गुस्सा आता है, ये क्रोधित हो जाते हैं और वो अपनी सेना को लेकर क्या करते हैं, उस फोर्ट पर, वहाँ उस किला पर क्या करते हैं, चढ़ाई कर देते हैं और वहाँ लड़ते हैं। और क्या होता है, उस किला को जीत लेते हैं और किला को ध्वस्त भी कर देते हैं। और ध्वस्त करने के बाद इससे क्या हुआ कि अंग्रेज लोग काफ़ी क्षुब्ध हो गए, और काफ़ी क्षुब्ध होने के कारण क्या हुआ कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में क्या हुआ कि स्थितियां ऐसी बन गई, विरोधाभास का, एक दूसरे के वो विरोधी बन गए। और उसी समय लॉर्ड क्लाइव भारत के गवर्नर जनरल बन के आ चुके थे। लॉर्ड क्लाइव क्या था कि गवर्नर जनरल बन के आ चुके थे, तो वो उस समय मद्रास के प्रेसिडेंसी में क्षेत्र में थे। तो इनको जब ये इन्फॉर्मेशन दिया गया तो वहाँ से बहुत सारे सेना को, वह अंग्रेजी सैनिक को भेजते हैं कि इस के विरोध में, सिराजुद्दौला के विरोध में, तो जो आगे चल के प्लासी का युद्ध में कन्वर्जन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ब्लैक होल, तो ब्लैक होल की घटना जो होती है, ब्लैक होल की घटना क्या है। अब ब्लैक होल का घटना एक भारतीय इतिहास में इस प्रकार के घटना इसमें कहा जाता है
कि 146 अंग्रेज सैनिकों को क्या किया कि सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया 14 बाई 18 14 फीट 14 और 18 14 बाई 18 कमरे में, रूम में 186 अंग्रेज अधिकारियों जिसमें सैनिक भी थे और कुछ अधिकारी भी थे, उसको बंद कर दिया गया 20 जून 1756 ईस्वी को। और ये बंद करने का क्या कारण था कि सिराजुद्दौला काफ़ी क्रोधित थे। हालांकि ये पूर्ण रूप से सत्य है या नहीं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन अंग्रेजियों के द्वारा जो लिखी गई है उससे यह पता चलता है कि ब्लैक होल का घटना, ये ब्लैक होल का घटना जो है सर्वप्रथम अंग्रेजी हॉलवेल एक क्या थे, अधिकारी थे हॉलवेल, और इन्होंने ही इस घटना को काफ़ी उजागर किया और काफ़ी प्रसारित किया और कि ब्लैक होल की घटना हुई है। यह एक पृष्ठभूमि था क्योंकि अंग्रेज डायरेक्टली बंगाल के नवाब से कैसे लड़ पाते, तो कोई ना कोई उनको दोष लगाना था, क्योंकि एक विरोध उत्पन्न करना था, उनको दिखाना था कि ब्लैक होल जैसी घटना घटी है, 146 मेरे सैनिक मार दिए गए हैं। ये सब को देख कर क्या हुआ कि एक पृष्ठभूमि बनाना था उन्हें, तो क्या करना था कि सिराजुद्दौला से लड़ना था। इस कारण से ये ब्लैक होल की घटना होती है भारतीय इतिहास में, याद रखिएगा, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 146 में से मात्र 23 ही आदमी जिंदा बचा था, 23 ही आदमी क्या हुआ था, जीवित बचा था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिराज क्या है, प्लासी और बक्सर की युद्ध की पृष्ठभूमियाँ बन गई है और बंगाल में क्या हुआ है कि अंग्रेजों का पूर्ण रूप से नियंत्रण हो चुका है। थोड़ा बहुत सिराजुद्दौला का विरोधाभास है। अब यहाँ क्या होता है, किस तरह से प्लासी के युद्ध में योजना के तहत युद्ध होती है और उस युद्ध में कैसे सिराजुद्दौला का पराजय होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।